वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपकी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति माध्यम से आपके पाठ्यक्रम का प्रथम अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन लेकर प्रस्तुत। शुरू करते हैं पाठ। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। जैसे कविता का उद्देश्य समाज और मनुष्य को ताकत पहुंचाना है, वैसे ही खबर का भी, समाचार का भी यही उद्देश्य है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों को के मेल से असलियत खोल सकता है। यह उक्ति है रघुवीर सहाय, हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार हुए हैं उनकी। और रघुवीर सहाय जी की आपके पाठ्यक्रम में कविता भी है, कैमरे में बंद अपाहिज। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बिंदुवार देखो। प्रमुख संचार माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट, अखबार पत्रिका जिसमें आती है, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने माध्यम, मुद्रित माध्यम भी कहते हैं इसको। लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। टेलीविजन, टीवी खबरों के विभिन्न चरण। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। इंटरनेट के अंतर्गत पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। और अंतिम बिंदु है हिंदी नेट संसार। तो इस तरह से ये हमारे पाठ का परिचय था। एक नजर में देखो, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। चूंकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ प्रमुख जनसंचार माध्यम की तस्वीर दिखाई गई है। प्रिंट माध्यम, अखबार या पत्रिका, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? कि जो अखबार में समाचार पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, क्या उनके लेखन में कोई अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच अंतर को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। गुणों और अवगुणों से। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को समझना
पड़ता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां, भाई कौन से माध्यम में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या कमी है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में आपको रोज कम या ज्यादा साबका पड़ता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, जरूरतों और पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो कोई किसी को कम। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम से अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के भिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इसी तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, आजाद होते हैं, उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और खामियों को समझने की कोशिश करें। तो पहला माध्यम है प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम, प्रिंट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द है मुद्रित। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। ये एक नंबर के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? चीन से हुई। लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। तो छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। ये एक नंबर में अब की बार भी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। आपके अभिव्यक्ति माध्यम से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। तो ये भी पूछा गया था कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला, कहाँ खुला?
तो भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। किस लिए खोला गया था पहला छापाखाना? मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। ये लेखन से छापेखाने तक छापेखाने की मशीन का चित्र दिया गया है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम के तहत क्या क्या आता है? अखबार आता है, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की जरूरत नहीं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। विशेषताएं पूछी जा सकती हैं प्रश्न में कि मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं बताइए। तो सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़े हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। ये बीच में कुछ वर्तमान समाचार पत्रों का एक कोलाज दिया गया है कि वर्तमान समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान का है, खबरें दिखाई गई हैं। अलग अलग समाचार पत्रों की जो कतरने हैं वो यहाँ डाली गई है इसमें कोलाज में। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी या सीमा भी है। निरक्षरों के लिए, अनपढ़ों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। रेडियो पर, टीवी पर और इंटरनेट पर तुरंत घटी घटना आ सकती है। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ के लिए कि डेडलाइन किसे कहते हैं। अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जगह का अर्थ स्पेस। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा।
इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। मुद्रित माध्यम के बारे में हमने पढ़ा। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, कि हमें किन किन बातों का मुद्रित माध्यम के लिए लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। पहली, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। 2, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। 3, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। 4, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना